प्यारे बच्चों में नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कक्षा 11 में अभी तक हम कुल मिला के 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 के ऊपर, यानी अध्याय 10 के ऊपर, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। और सरल रेखा के ऊपर हम बेसिक्स पे जाएं इससे पहले हम लोगों को 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी द्विविमीय ज्यामिति के विषय में कुछ बेसिक्स जो हैं वो आप लोगों को समझना है। बिकॉज अभी जो हम लोग टॉपिक्स उठाने वाले हैं वैसे नॉर्मली सीबीएसई वाले बच्चे जो एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ रहे हैं वो 9th और 10th में इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो एमपी के बच्चे हैं जिन्होंने 10th क्लास में सीबीएसई का बोर्ड जो सिलेबस है वो नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है, उन लोगों को हो सकता है इन टॉपिक्स में थोड़ी सी परेशानी जाए, इसलिए इन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग एक बार ब्रीफ में बात कर लेंगे। राइट नाउ लुक एट दैट बच्चों, आप लोगों को ये पता है कि हमारे पास में 2 एक्सेसेस होती हैं, ठीक है ना। कितनी एक्सेसेस होती हैं? 2 एक्सेस होती हैं। एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। आपको ये भी पता है कि अगर हमारे पास में कोई पॉइंट है 2,3 तो इस 2,3 को इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर इस निर्देशांक समतल के ऊपर दर्शाया जा सकता है, कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर दिखाया जा सकता है। और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो जो पॉइंट हमें दिया हुआ है, मान लो ये ए पॉइंट है, तो ये जो ए पॉइंट हमें दिया हुआ है इसमें एक्स निर्देशांक, ये जो पहले वाला होता है ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, यानी एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक क्या दिया हुआ है उसका चिन्ह क्या है, वाई निर्देशांक क्या दिया हुआ है उसका चिन्ह क्या है। तो वो जैसे ही हम लोग समझ जाते हैं तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसको कहां पर प्लॉट किया जाएगा। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। प्रथम में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर ये आपको पता है कि ये x यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर y पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x नेगेटिव होता है और यहाँ y नेगेटिव होता है। ठीक, तो 2,3 है तो x एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 और y एक्सिस पे 3 पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3, और फिर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे, ये दोनों लाइन जाके यहाँ पर एक दूसरे को काट देंगी, वही पॉइंट होगा 2,3। दिस इज द पॉइंट ए। अगर आपको कहीं पर ऐसा दिया हुआ है -1 और 3 तो इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पे आप यहाँ पे 1 की जगह पर 2 ले लीजिए, तो मान x एक्सिस पे हो जाएगा -1 राइट, और y एक्सिस पे होगा 2 यानी कि ये 2 और ये पॉइंट होगा यहाँ कहीं पर -1 और ये 2। अगर कहीं पर आपको दे दिया जाए 3 एंड -2, 3, -2, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू -3 है, सॉरी +3 है और y की वैल्यू -2 है। तो x की वैल्यू 3 मतलब 1 2 और ये 3, और y की वैल्यू -2 यानी कि 1 और 2, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं पर होगा। दिस इज द 3, -2 राइट। और अगर आपको कहीं पर दे दिया जाए कि भैया आप तो हमें -4 और -4 पॉइंट बताइए कहाँ पर होगा, आपसे ये पूछा जाए, तो ये 1 2 3 और 4 और ये 2 3 और ये 4, तो ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ कहीं पर आपके पास ये पॉइंट होगा -4 और ये -4। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन पर आपको जो पॉइंट्स हैं उनको दिखाना आता है कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ये पॉइंट कहाँ पर होगा। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, x और y कोऑर्डिनेट्स का ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें पहले नंबर पे x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरे नंबर पर y कोऑर्डिनेट होता है। ये आप लोगों को पता है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अब मान लीजिए कि आपको यहां पर इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर 2 पॉइंट्स दे दिए जाएं। पहला पॉइंट दे दिया जाए a, जिसमें कि आपको x1 और y1 कोऑर्डिनेट, और दूसरा पॉइंट दे दिया जाए b, जिसमें कि x2 और y2 कोऑर्डिनेट्स हों। और आपसे कहा जाए कि इन 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करिए। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो A और B पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
यानी x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट में से माइनस कर दीजिए, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट में से माइनस कर दीजिए, उसको होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करिए और उनका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपके पास में इन दोनों पॉइंट्स के बीच के दूरी का सूत्र आ जाता है। ठीक है ना। ये सूत्र बना कैसे है उसको मैं शॉर्ट में आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है ना। उसके लिए ज्यादा हमें कुछ नहीं करना पड़ता है बच्चों। उसके लिए हम लोगों को एक कोऑर्डिनेट प्लेन लेना पड़ता है। मान लीजिए कि ये आपने ले लिया कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए सपोज दैट कि दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट है आपका x1 और y1 मान लीजिए, और मान लीजिए ये वाला पॉइंट है x2, y2। अब आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो x1 और y एक्सिस पे यहां से यहां तक का y1। उसी तरह से यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक का, ये हो जाएगा x2, यहां से यहां तक x2, यहां से यहां तक x1, ये y1, और उसी तरह ये हो जाएगा यहां से यहां तक का y2। ठीक है। ये पूरा हो जाएगा y2। ठीक है ना। दिस इज द y2, ये y2 हो जाएगा। ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया हमें निकालनी है ये यहां से लेके यहां तक की दूरी, ठीक है, तो आप एक काम करो, एक लाइन खींचो यहां से, ये इस तरह से ये लाइन खींच दी आपने, और एक ये लाइन आपके पास ऑलरेडी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट कि ये जो पॉइंट है ये है A, ये जो पॉइंट है B, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए C, और आपको AB फाइंड करना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि A और C के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो A और C मतलब कि ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी थी x2, ये छोटी सी दूरी थी x1, तो ये दोनों कितनी हो जाएंगी, x2 माइनस x1। ठीक। उसी तरह यहां से लेके यहां तक y2 थी, है ना, और यहां से लेके यहां तक y1 थी, तो ये दूरी हो जाएगी y2 माइनस y1, और ये वाली हो जाएगी x2 माइनस x1। अब अगर आप इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो आपको दिख रहा है कि AB का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और आपको पता है कि यहाँ से जो AB है ये आ जाएगा अंडर रूट AC का स्क्वायर, AC का मतलब ये AC का मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस BC का मतलब हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से A और B यानी कि दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो आपके सामने इस रूप में आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। तो यहां से हमने ये देखा कि दो XY प्लेन पर स्थित पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे यूज किया अभी और समझा पढ़ा वो वास्तव में बना कैसे। तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। नाउ बच्चों, अब इस डिस्टेंस के फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है उसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास में दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 2,3 और 8-2। मान लीजिए कि ये दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो भैया ये काम करेगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। आप इन दोनों पॉइंट्स में से किसी को भी अपनी मर्जी से x1, y1 और दूसरे को x2, y2 मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। बस आप फॉर्मूले में फिट कर दीजिए तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगा। दिस इज 8-2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -3 का होल स्क्वायर। अगर एक का अपोजिट साइन हुआ तो फिर ये दोनों एक तरह से एक जैसे साइन के साथ आ जाएंगे, माइनस या प्लस। तो दिस इज इक्वल्स टू 8-2 यानी 6 का स्क्वायर 36, और ये -5 यानी -5 का स्क्वायर 25। तो 36 एंड 25 ये दोनों मिलके हो जाएंगे 50 और 60, तो इट इज 61 अंडर रूट ऑफ 61। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, ये आपका आंसर आया। अगर अंडर रूट के अंदर मान लीजिए 64 आ जाता तो आंसर 8 आ जाता, लेकिन अभी हमारे पास में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आया है √61। तो इस तरह से आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखिएगा बिकॉज ये काम में आएगा आगे चल के। ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर यानी सब टॉपिक की ओर। अगला हमारा टॉपिक ये है बच्चों कि अगर आपको मान लीजिए दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लीजिए एक A पॉइंट दिया हुआ है आपको, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट A और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है B
जिसके की कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और एक कोई तीसरा पॉइंट है C, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ठीक है ना। और मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है C, ये इस AB लाइन को m/n, यानी यहां से लेके यहां तक m और यहां से लेके यहां तक का n रेशो है, ठीक है ना, m/n में डिवाइड कर रहा है। इट मींस दैट कि C पॉइंट C divides A and B in m/n, then coordinates of point C xy, यानी कि ऐसी स्थिति में जो पॉइंट C होगा उसमें x और y की जो वैल्यू होगी वो इस तरह से निकाली जाएगी, यानी कि x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो आएगी, आप इस तरह से निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी x2 इंटू m, यानी कि m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो आएगी m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। स्टूडेंट्स, तो इस तरह से बच्चों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकल आएगा, अर्थात आपके पास में जो पॉइंट है एक्स वाई पॉइंट, यानी कि जो C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, दैट्स ऑल। तो दिस इज द पॉइंट C whose coordinates are given by this one, और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको इस x1 का मल्टीप्लाई इधर, मतलब कि B और C के लिए जो रेशो यूज हो रहा है, जो सिंबल यूज हो रहा है n, उसमें इस x1 y1 का मल्टीप्लाई होगा और इस x2 y2 में इस m का मल्टीप्लाई होगा, है ना, इस तरह से ये क्रॉस में होगा, राइट। तो आप इस तरह से इस जो रेशो है अगर वो गिवन है डिवाइड करने वाले पॉइंट के, तो आप उसकी मदद से उस डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। और जब इस तरह से डिवीजन होता है इस रेशो में कि वो जो पॉइंट है C वो A और B लाइन के बीच में कहीं पर हो, तो ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या कहते हैं? इंटरनल डिवीजन, राइट, इंटरनल डिवीजन, ठीक है ना। और अगर ये पॉइंट C बाहर होता तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, और एक्सटर्नल डिवीजन के केस में ये जो दोनों प्लस साइन हैं ऊपर और नीचे वाले, ये माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, राइट। तो ये डिवीजन वाला जो कंसेप्ट है ये अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। और अगर ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल C में आ जाए, यानी कि इफ C is मिडिल पॉइंट, यानी कि C जो हो वो मिडिल पॉइंट हो जाए, दैट इज m इज इक्वल्स टू n, यानी कि ये जो रेशो है ये बराबर हो जाए। तो भैया अगर m और n आपस में बराबर हो जाएंगे तो फिर यहां पर आप m की जगह n कर दीजिए, यहां पर भी आप m की जगह n कर दीजिए, तो ये भी m ये भी m कॉमन लेके नीचे वाले m से कैंसिल हो जाएगा और नीचे m प्लस m 2m हो जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में जो C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स का अगर मिडिल पॉइंट निकालना हो तो आप केवल उनके x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट्स को 2 से डिवाइड करके ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उन दोनों पॉइंट्स का मिडिल पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो दिस इज द सिंपल थ्योरी, ये आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा? सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना, वो आपको दिमाग में रखना है। वो फार्मूला कैसे बना ये भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंटरनल डिवीजन फार्मूला, कि अगर इंटरनल डिवीजन कर रहा हो कोई पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट्स को, तो उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि मिडिल पॉइंट अगर हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले अभी तक हम लोगों ने पढ़े जिनका इस्तेमाल आगे होगा, तो इनको अभी आप फिलहाल नोट करिए
फिर मैं यहाँ पे रफ करता हूँ और फिर इनका थोड़ा सा यूज करना बताता हूँ आपको, जैसे कि इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। अब जैसे मान लीजिए बच्चों कि आपके पास में एक पॉइंट दे दिया जाए, आपको कहा जाए कि भाई आपके पास में एक पॉइंट है, यानी कि आपको फाइंड करना है एक पॉइंट, एक सी पॉइंट आपको फाइंड करना है, सपोज दैट x, y, जो कि दो पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? मान लीजिए कि 3 और 4 है, 3, 4 है, और दूसरा पॉइंट है -2 और 1, और ये दोनों पॉइंट्स को सी पॉइंट जो है वो 1:2 में डिवाइड करता है। कितने रेशो? 1:2 में डिवाइड करता है। तो आपको सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। इट मींस दैट बच्चों कि सी पॉइंट इज डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 4 and -2, 1 in 1:2. तो we have to find the ratio, we have to find the points C, x, y. C जो पॉइंट है वो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। तो C के निर्देशांक क्या आएंगे? तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का अगर हम इस्तेमाल करें बच्चों यहाँ पे, तो ये जो 1 है ये काम कर रहा है, यानी कि एक तरह से m रेशो n की जगह आपको कितना दिया है? 1:2 दिया है। ये x1 y1 की जगह पर आपको दे दिया है, x1 y1 की जगह पर आपको दे दिया है 3, 4, और x2 और y2 की जगह पर आपको दे दिया है -2, 1। बस अब आपके पास में जो फॉर्मूला है उन सब में ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो आपके पास में सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक, तो मेन है आपको ये समझना है कि हमें फॉर्मूले में फिट करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो चीजें हमारे पास हैं कि नहीं है ना। आपको वो जो नीडेड थिंग्स हैं वो समझना है बस केवल, कि भैया कौन m का काम कर रहा है, कौन n का काम कर रहा है, कौन x1 y1 का काम कर रहा है, कौन x2 y2 का। दैट्स ऑल। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर्मूले में रखिए, आंसर आ जाना है। ठीक, और अगर आपसे वो ये कहता कि भैया इन दोनों पॉइंट्स का मिडिल पॉइंट फाइंड करिए, तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना था आपको, 3 + -2 करते अपॉन 2 करते और 4 + 1 अपॉन 2 कर देते, तो आपके पास में जो पॉइंट है C, यानी कि जो मिडिल पॉइंट है वो आ जाता। दिस इज द मिडिल पॉइंट। अगर केवल मिडिल पॉइंट कहा होता तो ये हो जाता बच्चों कितना आपके पास में, ये हो जाता 1/2 और ये हो जाता 5/2। तो ये आपके पास में मिडिल पॉइंट आ जाता इन दोनों ही पॉइंट्स का। तो मिडिल पॉइंट निकालना हो या किसी रेशो में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकालना हो, आपको आसानी से समझ लेना है कि क्या करना है। ओके, क्वेश्चन को हमेशा इस नजरिए से देखिए कि मुझे करना क्या है। ओके, मुझसे पूछ क्या रहा है वो, और जो पूछ रहा है उससे निकालने के लिए मुझे जिन जिन चीजों की जरूरत है उसमें से क्या क्या गिवन है। ठीक, आपका काम अपने आप हो जाना है। ठीक, अब इसके बाद में एक और फॉर्मूला बचता है बच्चों इसमें, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, एंड द फॉर्मूला इज, आपके पास में अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हों, सपोज दैट कि आपके पास में एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स यानी 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो अगर ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3 वर्टाइसेस के ऑफ अ ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, यानी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल, right, this is the area of this triangle is equals to 1/2 modulus x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ठीक है ना, this modulus। ठीक, यानी कि इस मॉड्यूलस की जो भी वैल्यू आएगी आप उसमें 1/2 का डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास में जो है वो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। इसको एक दूसरे तरीके के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट के रूप में, लेकिन वो आप लोगों को अभी है नहीं है, वो 12th क्लास में है, इसलिए अभी यही नहीं बता रहा हूं। सिंपल इस एक्सप्रेशन के रूप में आपको एक फॉर्मूला बताया जा रहा है, और इसकी मदद से आप इस ट्राइंगल का
एरिया निकाल सकते हो, ठीक है ना। सपोज दैट कि आपके पास में एक क्या कहते हैं 3 पॉइंट्स दे दिए जाएं। सपोज दैट आपके पास में 1 0 राइट, उसके बाद में आपके दे दिया जाए 0 1 और फिर एक पॉइंट आपको दे दिया जाए 1 1 और इन 3 पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड करने को दे दिया जाए, तो आप अपनी मर्जी से इनमें से किन्हीं को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 फाइंड मान लीजिए। तो आप इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x3 y3, तो x3 y3 मान लीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा और इस फॉर्मूले में फिट कर दीजिए। तो आपको मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड्यूलस x1 की जगह पर आपका काम कर रहा है 1 राइट, एंड इसके बाद में y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का मतलब सॉरी y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस 1 1 माइनस 1, फिर आएगा आपका x2 की वैल्यू है 0, ठीक है ना, और उसके साथ में आएगा y3 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0 1 माइनस 0 प्लस x3 की वैल्यू है 1 और उसके साथ में आपके पास में आएगा y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 1 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये आपके पास में आपने एक्सप्रेशन बनाई और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये माइनस का 1 आएगा और ये मॉड्यूलस उसको प्लस बना देगा यानी कि 1/2 और ये मॉड्यूलस के अंदर -1, तो दिस इज 1/2। तो ये आपके पास में ट्राइंगल का एरिया आ गया। और अगर बाय चांस कहीं पर इस डेल की वैल्यू 0 आ जाए यानी इस ट्राइंगल के एरिया की वैल्यू 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर कहलाएंगे, यानी एक ही रेखा पर कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। वो पॉइंट्स जो एक ही रेखा पर हों ए बी और सी, तो उन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं कोलिनियर। और जब 3 पॉइंट्स एक ही रेखा पर होते हैं तो उनसे बनने वाला जो ट्राइंगल होता है उसका कोई एरिया ही नहीं होता है ना, क्योंकि लाइन जो है उसका कोई एरिया नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो ट्राइंगल का जो एरिया है यानी इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो 0 हो जाता है, क्योंकि जब एरिया ट्राइंगल ही नहीं है तो एरिया कहां से बनेगा, और एरिया नहीं होगा तो एरिया की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इससे एक निष्कर्ष निकल जाएगा कि वो तीनों पॉइंट्स वास्तव में ट्राइंगल नहीं बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। दैट्स व्हाई द पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर इफ द डेल इज 0, राइट बच्चों। तो यहां पर ये जो बेसिक था 9th और 10th का वो हम लोगों ने कंप्लीट किया इस छोटे से डिस्कशन में। अब हम लोग वास्तविकता में आएंगे स्ट्रेट लाइन टॉपिक के ऊपर, और वहां पर जिन जिन चीजों की जरूरत है पहली एक्सरसाइज में उन टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे अब डिस्कशन करना शुरू करेंगे 1 by 1, ठीक है बच्चों। कई सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको समझने के बाद आप एक्सरसाइज के कई सारे क्वेश्चंस को यूं कर लोगे, समझ जाओगे फटाक से, और कुछ क्वेश्चंस में आपको मेरी जरूरत होगी तो हम उन पे इसी तरह से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला पॉइंट जो है वो है स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी किसी रेखा की प्रवणता। आइए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों अपने पहला टॉपिक की ओर, ये है रेखा की प्रवणता। रेखा स्ट्रेट लाइन आप लोग समझते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास पे इसे प्लॉट करना भी सीखा है। अब हम लोग जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है जो कि रेखा से जुड़ा हुआ है, वो है रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या होता है स्लोप ऑफ अ लाइन, हम लोग इसको सिंपल से शब्दों में समझेंगे। तो स्लोप ऑफ अ लाइन को जो डिफाइन किया गया है, जो परिभाषित किया गया है, वो कुछ इस तरह से परिभाषित किया गया है। क्या कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ में जितना झुकी हुई होती है उस झुकाव को ही हम रेखा की क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, ठीक है ना, या ग्रेडियंट कहते हैं। अब इस झुकाव को निकाला कैसे जाता है इसको समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास में एक लाइन है, सपोज दैट दिस इज द लाइन L,
और ये लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव, स्लोप फाइंड करना होगा तो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में लाइन का एंगल मेजर करना होगा, है ना, नॉर्मली। तो मान लीजिए कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है, तो जो लाइन का स्लोप है, जो प्रवणता है लाइन की, उस प्रवणता को हम tan थीटा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे या ज्ञात करेंगे, और इसका एक और संकेत होगा m, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन जो है, स्लोप या हिंदी में कह देंगे प्रवणता, ठीक है ना, या इसको इंक्लिनेशन भी कहेंगे, इंक्लिनेशन, ये सब जो है उसका संकेत होगा m, और m इज इक्वल्स टू tan थीटा के द्वारा निकाला जाएगा, जहां पे थीटा क्या है, थीटा रेखा का एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रेखा तक का एंगल है, ठीक है ना। थीटा इज द एंगल मेक बाय द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने प्रवणता, रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ अ लाइन को डिफाइन किया कि स्लोप ऑफ अ लाइन m इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है। इसको अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखिएगा, ठीक है ना, ये आपके बहुत काम आएगा आगे चल के। और ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम ये कहेंगे कि m इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो ऐसी स्थिति में जो थीटा है वो कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा, बिकॉज tan 90 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, tan 90 इज नॉट डिफाइंड, तो थीटा को 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में हम स्लोप को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो m इज इक्वल्स टू tan थीटा, इट्स अ स्लोप ऑफ लाइन। अब सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई लाइन है वो x एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में आपका एक एंगल बना रही है, एंड दैट एंगल m इज इक्वल्स टू, सॉरी, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में जो m है वो हो जाएगा tan 60 डिग्री, यानी उस पर्टिकुलर लाइन का जो ग्रेडियंट है m इज इक्वल्स टू, यानी कि स्लोप जो है वो tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan 60 यानी कि √3, ठीक है ना। तो आपने एक लाइन जो कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही थी, उसका स्लोप, उसका ग्रेडियंट, उसकी प्रवणता फाइंड करी बच्चों, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर हमें किसी लाइन का इंक्लिनेशन दिया हुआ हो, इंक्लिनेशन का मतलब थीटा, ओके, यहाँ पर मैं इसको गलती से प्रवणता कह गया तो इसको आप हटा दीजिएगा। इंक्लिनेशन थीटा अगर हमें दे दिया जाए तो जो स्लोप है, जो ग्रेडियंट है, स्लोप को ही ग्रेडियंट भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज भी अपने दिमाग में रखिएगा, ग्रेडियंट। तो स्लोप, ग्रेडियंट, प्रवणता, ये सब एक ही चीज के नाम हैं, और इसके लिए आपको इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो लाइन एंगल बना रही होगी वो थीटा अगर आपको गिवन है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू m, जो कि स्लोप, प्रवणता या ग्रेडियंट कहलाएगा लाइन का, ठीक है। और आपको हमने बताया भी कि अगर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री दिया हुआ है किसी लाइन का, तो उसका जो ग्रेडियंट है या जो स्लोप है वो होगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। तो इस m को और tan थीटा को अपने दिमाग में रखिएगा, ओके। और अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा ये होगा 180 माइनस थीटा, और ऐसी स्थिति में अगर आपको ये वाला एंगल दिया जाएगा तो भी आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, आप आसानी से लाइन की ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो लाइन की, सॉरी, ग्रेडियंट आएगी, अगर आपको ये एंगल पता होगा तो ऐसी स्थिति में अगर आप इस लाइन, इस एंगल का यूज करके ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो उस स्थिति में जो m की वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाती है, ठीक है ना। इट मीन्स दैट कि अगर यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ तो m इज लेस देन 0 आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको आसानी से ध्यान में रख सकते हो। तो थीटा अगर गिवन हो
तो tan थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन होता है या रेखा की प्रवणता होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको 2 points are given on line, then its slope, यानी कि अगर रेखा के ऊपर आपको 2 बिंदु दिए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो लाइन का स्लोप है वो भी आप निकाल सकते हो उन 2 बिंदुओं की मदद से, और वो 2 बिंदुओं की मदद से जो लाइन का स्लोप है वो आप निकालेंगे कुछ इस तरह से। सपोज दैट कि आपको ये लाइन दी हुई है, यहाँ पर ये लाइन दी हुई है, इस लाइन पर आपको 2 पॉइंट्स x1 y1 और दूसरा पॉइंट b x2 y2, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं a और b, x1 y1 x2 y2। तो जो स्लोप है, स्लोप जो है वो आप निकाल सकते हैं, स्लोप यानी कि m यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यस ये x2 अपॉन x1। तो m इज इक्वल्स टू आप इस फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं। आई रिपीट, दिस फॉर्मूला इज यूजफुल व्हेन द 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन द लाइन। तो m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 is the formula to find the gradient of a line or slope of a line or प्रवणता of a line। तो अभी तक हम लोगों ने किसी रेखा की प्रवणता निकालने के लिए 2 चीजें देखी, या तो रेखा का पॉजिटिव x एक्सिस से इंक्लिनेशन यानी कि थीटा एंगल गिवन हो, या फिर हमें लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन हो। तो इन 2 चीजों की मदद से हम लाइन का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी लेके देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं 3 और 8 और दिया हुआ है -1 और 2, और आपसे कहा जाए कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की ग्रेडियंट निकालिए। तो m इज इक्वल्स टू आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 8 और x2 माइनस x1 माइनस 3। तो दिस इज इक्वल्स टू -6 अपॉन माइनस का 4। तो आपके पास में जो आंसर है वो आ जाएगा 3/2, राइट बच्चों। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 8 एंड -1, 2, और 2 बिंदुओं से होकर केवल एक ही लाइन जा सकती है, इसलिए ये जो वैल्यू आएगी m की ये यूनिक वैल्यू आएगी, कोई 2 वैल्यूज नहीं आएंगी, एक ही फिक्स वैल्यू आएगी। तो इस तरह से बच्चों आपने 2 अलग अलग कंडीशन में स्लोप ऑफ द लाइन निकालना सीखा बच्चों, ठीक है ना। नाउ बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अच्छा, इस फॉर्मूले को ड्राइव करना बहुत ही आसान है। वो जिस तरह से आप लोगों ने वो जो फॉर्मूला देखा था ना 2 लाइन के बीच की दूरी का, तो अगर आप ध्यान से देखें तो वो जो फिगर आपने बनाया था उसमें ये था आपका x2 माइनस x1 और ये था y2 माइनस y1, है ना, राइट। और ये थी लाइन, ठीक, आपने ये डिस्टेंस निकाला था। अब अगर ये लाइन थीटा एंगल बनाए तो आप ध्यान से देखें कि अगर आप खुद ही tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से आ जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला बनता कैसे है वो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये बना कैसे है, एंड y दिस इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट यानी इस डेफिनेशन को यूज किया है, बिकॉज डेफिनेशन सेज दैट द tan थीटा वैल्यू इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, यानी कि tan थीटा को ही स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं, और फिर उसकी मदद से ये फॉर्मूला ड्राइव किया अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो लाइन के ऊपर, ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद में बढ़ते हैं बच्चों, कहां पर बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे कि 2 लाइंस जो हैं अगर वो परपेंडिकुलर हों या फिर पैरेलल हों तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, राइट। लेकिन इससे पहले हम लोग 2 लाइंस के बीच में जो एंगल है उसको निकालने का एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। वैसे वो जो फॉर्मूला है बच्चों, इट इज वेरी इजी। द फॉर्मूला इज, सपोज दैट
कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है tan थीटा वो है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना, वेयर m1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन यानी प्रथम रेखा की प्रवणता, प्रथम रेखा की प्रवणता, और जो m2 है वो है स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन यानी दूसरी रेखा की प्रवणता। तो थीटा इज इक्वल्स टू बच्चों m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 के इक्वल होता है, राइट। आप यहां पर नॉर्मली ये m2 माइनस m1 है तो आप इसे m2 माइनस m1 कर लें, लेकिन अगर आपने मॉड्यूलस लगा दिया है तो आप कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड्यूलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। तो ये है बच्चों आपके पास में फॉर्मूला दो लाइंस के बीच के एंगल का, ठीक है ना। कभी कभी कुछ जगहों पर इस tan थीटा को आप यहां पर भी लगा सकते हैं, यानी कि ऐसा ना लिखकर आप इसको इस तरह से भी लिख लें तो चलेगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इस फॉर्मूले से हमेशा जब भी क्या कहते हैं आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो दिस थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 90 एंड 0 डिग्री। इट मीन्स दैट दिस इज ऑलवेज अ एक्यूट एंगल, ठीक है ना, यानी कि न्यून कोण होगा, ये अधिक कोण नहीं होगा क्योंकि ये मॉड्यूलस हमेशा इसको पॉजिटिव बनाए रखेगा, है ना। तो बच्चों ये तो रहा दो लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला। अब ये बना कैसे है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कोई भी शंका आपके दिमाग में ना रहे। मान लीजिए कि आपके पास में एक XY प्लेन है, सिंपल सी बात है, दिस इज XY प्लेन, और मान लीजिए कि आपके पास में एक लाइन है और वो लाइन है ये वाली, सपोज दैट दिस इज द लाइन, और ये एंगल बना रही है मान लीजिए कि अल्फा, ठीक है ना। ये अल्फा की जगह इसको ले लेते हैं θ1, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं θ1, और एक दूसरी लाइन है जो कि एंगल बना रही है θ2, ठीक है ना। अब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, कौन सा, ये वाला, और नेचुरली ये θ1 है, राइट, ये θ2 है, तो ये जो एंगल होगा आपको दिख ही रहा है कि ये जो एंगल होगा दिस इज द θ1 माइनस θ2, ठीक है ना, सॉरी दिस इज θ2 माइनस θ1, राइट। बट आपको ये एंगल दिख ही रहा है कि ये वाला एंगल बड़ा है, तो आप इसको θ1 माइनस θ2 कर सकते हैं, θ1 माइनस θ2, बिकॉज ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा कितना, ये वाला हो जाएगा फिर 180 माइनस θ1, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली आपके पास में कितना आ जाएगा, ये तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। तो θ2 प्लस θ2 प्लस 180 माइनस θ1 प्लस थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए x, तो दिस इज इक्वल टू 180 से ये 180 कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में θ1 माइनस θ2, तो दिस इज θ1 माइनस θ2, बिल्कुल सही है। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो ये कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी इजी, ध्यान दीजिएगा कि हम इसको कैसे निकालेंगे। तो लुक एट दैट, tan θ1 माइनस θ2 इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं ये एंगल हमें निकालना है, तो tan θ1 माइनस θ2, थोड़ी देर के लिए इस θ1 माइनस θ2 को अल्फा मान लीजिएगा या थीटा मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, तो दिस इज इक्वल्स टू, अब आपको याद होगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2, ठीक, ये फॉर्मूला होता है।
10a माइनस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास में जो tan थीटा का फॉर्मूला है वो आ गया, क्या आ गया, दिस वन। अब अगर ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो पहली जो लाइन है L1 और दूसरी जो लाइन है L2, तो जो tan थीटा 1 है उसको मान लीजिए M1 और tan थीटा 2 जो है उसको मान लीजिए M2, यानी पहली रेखा की ग्रेडियंट, दूसरी रेखा की ग्रेडियंट, दोनों रेखाओं की अलग अलग प्रवणता। तो ऐसी स्थिति में इसकी जगह पर अगर हम लिख दें M1, इसकी जगह पर लिख दें M2, 1 प्लस M1 M2, तो हमारे पास में tan थीटा इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 आ जाएगा। तो इस तरह से दो रेखाओं के बीच का एंगल tan थीटा आ जाएगा और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो इस तरह से बच्चों हमने दो लाइंस के बीच में जो एंगल का फॉर्मूला होता है उसको भी ड्राइव किया, लेकिन उसके लिए हमें पहली रेखा की प्रवणता, दूसरी रेखा की प्रवणता आवश्यक होंगी, यानी कि दो रेखाओं के बीच का ग्रेडियंट दो रेखाओं के बीच का एंगल तभी निकाला जा पाएगा, या दो रेखाओं के बीच की ग्रेडियंट हम तभी निकाल पाएंगे जब दोनों लाइंस की अलग अलग ग्रेडियंट या स्लोप या प्रवणताएं हमें दी हुई हों। ठीक है ना, तो इसे अपने दिमाग में रखिएगा। दिस इज द पॉइंट नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 10.1 से पहले के बेसिक में ये तीसरा पॉइंट था। तो अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी स्लोप की। नंबर 2 हम लोगों ने 2 पॉइंट्स अगर दिए हुए हों लाइन पे तो उन दोनों पॉइंट्स की मदद से स्लोप ऑफ द लाइन कैसे फाइंड करते हैं ये पढ़ा। और फिर हमने तीसरा पढ़ा कि दो रेखाओं के बीच का एंगल कैसे फाइंड किया जाता है अगर दोनों अलग अलग लाइंस के हमें स्लोप या एंगल्स थीटा 1 और थीटा 2 गिवन हो। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 टॉपिक्स पढ़े। अब इस तीसरे टॉपिक की मदद से 2 और नए टॉपिक्स हमारे पास में आ जाते हैं। वो कौन से आ जाते हैं आइए देख। तो बच्चों हम लोगों ने अभी देखा कि दो लाइंस के बीच में जो एक्यूट एंगल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो इस फॉर्मूले से फाइंड की जाती है। tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, जहां पर m1 और m2 उन दोनों लाइंस की ग्रेडियंट्स या स्लोप हैं जो आपको दी हुई होंगी। ठीक है ना, m1 एंड m2 आर द गिवन ग्रेडियंट्स ऑफ द लाइंस, राइट। अब यहां पर हमारे पास में 2 कंडीशंस बनती हैं। कैसी 2 कंडीशंस में से जो पहली कंडीशन ये बनती है कि इफ theta is equals to 0 degree, it means that lines are parallel, यानी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हुई तो उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बनेगा। इट मीन्स दैट कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो जैसे ही थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा इट इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज tan 0 इज इक्वल्स टू 0 होता है। और tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 होने का मतलब यह है कि मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल्स टू 0। और ये वैल्यू 0 तभी हो सकती है जबकि हमारे पास m1 इज इक्वल्स टू m2 हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि इसके 0 होने का मतलब है m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि m1 इज इक्वल्स टू m2। यानी दो लाइंस का पैरेलल होने का मतलब ये है कि उनके ग्रेडियंट्स इक्वल होने चाहिए, केवल ग्रेडियंट्स इक्वल होने चाहिए। इसके अलावा उस लाइंस में बाकी चीजें इक्वल होंगी कि नहीं होंगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ग्रेडियंट, स्लोप, प्रवणता रेखाओं की बराबर होना चाहिए। नंबर 2 कि अगर उनके बीच में जो एंगल हुआ थीटा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत, ठीक है ना, और पैरेलल का मतलब होता है समांतर। यानी रेखाएं समांतर हैं तो m1 इज इक्वल्स टू m2, और अगर रेखाएं लंबवत हुई यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 हुआ तो कंडीशन क्या बनेगी उसके ऊपर बात करते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 होने का मतलब यह है कि tan पाई बाय 2
इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. इट मीन्स दैट 10 पाई बाय 2 इज नॉट डिफाइंड, और 10 पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड का मतलब ये है वी हैव दिस कंडीशन. एक तरह से आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, समथिंग अपॉन 0. ओके, नॉट डिफाइंड को आप 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं. एंड दिस इंप्लाइज दैट m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. ठीक है ना. आप इसको नॉट डिफाइन लिखिए, इस तरह से नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं. अब लुक एट दैट, दिस इज नॉट डिफाइंड, इट मींस दिस क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड. और ये क्वांटिटी नॉट डिफाइंड तभी हो सकती है जबकि 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू 0 हो. इट मीन्स दैट कि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1. यानी कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके ग्रेडियंट्स का मल्टीप्लाई हमेशा -1 होगा. या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एक लाइन का ग्रेडियंट है वो दूसरी लाइन के ग्रेडियंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा विथ नेगेटिव साइन. ठीक है ना. यानी कि m2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m1 के इक्वल होगा. तो ये दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशंस है. इसको अपने ध्यान में रखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं. तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा स्टूडेंट्स, हमने दो लाइंस के बीच का जब एंगल देखा तो हम उसकी मदद से दो कंडीशनें निकाल पाए हैं कि जब रेखाएं समानांतर होंगी तो रेखाओं की प्रवणताओं और उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा या संबंध होगा, और अगर रेखाएं लंबवत हुई तो उनकी प्रवणताओं में क्या संबंध होगा. इनको अपने दिमाग में रखिएगा, बिकॉज ये दोनों फॉर्मूले के रूप में और कई बार एक कंडीशन आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगी. ठीक है. अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और अपने आखिरी एक बिंदु के ऊपर आता हूँ, और वो बिंदु है कि अगर हमारे पास में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों, मान लीजिए कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B और C. ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपसे कहा जाए कि इन तीनों पॉइंट्स को आपको संरेख दिखाना है विद द हेल्प ऑफ स्लोप. स्लोप की मदद से आपको इनको क्या दिखाना है, कोलीनियर दिखाना है, संरेख दिखाना है. तो ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर अगर हैं तो इसका मतलब ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, और एक ही लाइन में होने का मतलब ये हुआ कि AB का जो स्लोप है वो इक्वल होगा AC के स्लोप के. ठीक है ना. मतलब ये स्लोप और ये स्लोप बराबर होगा. ठीक है ना. आप AB का स्लोप निकालिए और AC का स्लोप निकालिए, दोनों इक्वल आएंगे. अगर आ गए तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस में एक पॉइंट क्योंकि कॉमन है A, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया A से B और A से C तो जा नहीं सकती है ना. स्लोप अगर दोनों के बराबर हैं तो एक ही डायरेक्शन होगा, मतलब वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, अलग अलग लाइन पे नहीं हैं. ये लॉजिक है. ठीक है ना. स्लोप होने का मतलब है कि लाइंस को ऐसे होना चाहिए, लेकिन अगर उनमें एक पॉइंट कॉमन है तो भैया ये लाइन फिर इसी के ऊपर होगी ना, अलग तो हो नहीं सकती है, क्योंकि B और C अलग हो सकते हैं लेकिन A तो एक ही हो सकता है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस अगर कोलिनियर हमें दिखाना है स्लोप की मदद से, तो 3 में से एक पॉइंट को कॉमन लेते हुए आप उनको AB और ABC मान लीजिए और AB का स्लोप निकालिए वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, और उसी तरह से AC का निकालिए. दोनों बराबर अगर आए तो समझ लीजिए कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं. तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 10.1 से पहले के, उन सभी के ऊपर डिस्कशन किया. अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज की ओर. और एक्सरसाइज पे आने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि कभी कभी जब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो कई बार हम लोगों को थीटा दिया जाएगा, m1 और m2 में से कोई एक चीज दी जाएगी, दूसरी निकालने को कहेगा. तो ऐसी स्थिति में इस मॉड्यूलस साइन को जब हम हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस का साइन लगेगा. प्लस माइनस का साइन इसलिए लगता है क्योंकि दो लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल्स होते हैं. ये इस तरह से अगर आप इस एंगल की बात करेंगे तो अगला वाला जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा होगा. अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा. ठीक. तो जो भी इस एंगल की वैल्यू आती है एक प्लस साइन के साथ आती है, एक माइनस साइन के साथ आती है.
क्योंकि अगर प्लस साइन के साथ में थीटा की वैल्यू 90 से छोटी आई तो माइनस साइन के साथ में थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी आएगी, क्योंकि इट इज 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो एक 90 से छोटा है तो एक 90 से बड़ा होगा, दोनों 90 के हो नहीं सकते हैं क्योंकि उसके लिए tan 90 डिफाइन नहीं हो सकता है। क्लियर बच्चों? तो यहां पर इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और अब डायरेक्ट एक्सरसाइज 10.1 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो एक्सरसाइज 10.1 में जो पहला प्रश्न है यहां पे मैं डायरेक्ट लिखता हूं अब एक्सरसाइज 10.1। तो एक्सरसाइज 10.1 जो है उसमें लिखा हुआ है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन अ कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टाइसेस आर -4 5 0 7 5 -5 और -4 -2, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है और उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस तरह से एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं x, यहाँ पे ले लेते हैं y। यहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी से इस तरह से एक स्केल लेकर इन पॉइंट्स को कुछ डिस्टेंस के साथ में 1 2 3 ले लेते हैं ताकि हमें जो भी है मापने का काम वो आसानी से कर सके। अब जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उन कोऑर्डिनेट्स में हमें क्या दिया हुआ है, लेट्स सी दैट। यस बच्चों, अब पहला जो पॉइंट है वो है आपका यस इट इज -4 5। तो भैया -4 तो आप इधर चले जाओ 1 2 3 4, -4 ये रहा और 5 ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5। तो -4 और ये 5, तो ये तो रहा 5 और ये रहा -4, तो इट इज दिस -4 और ये 5 हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है 0 7। तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 7, तो भैया ये 5 ये 6 और ये 7। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आप a मान लीजिए, इस वाले को b मान लीजिए, 0 7। जो तीसरा पॉइंट है बच्चों वो है 5 -5। तो भैया 5 जो है 5 तो ये रहा 1 2 3 4 5 और -5 नीचे 1 2 3 4 5। तो ये आप इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए, तो ये रहा 5 -5। तो इसको आप C मान लीजिए। फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वह है -4 -2। तो भैया 1 2 3 4, ये -4 और ये -2, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं पर आना चाहिए। तो ये -4 और ये -2, इसको मान लीजिए आप D। अब इन चारों ही पॉइंट्स को आप मिला दीजिए बच्चों। तो जैसे ही आप इन चारों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये लाइन तो ऐसे ही मिला दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ये इससे मिला दीजिए, ठीक है ना, और फिर ये वाली इससे मिला दीजिए, ठीक है। ये थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, इसको हम सीधे लेके जाते हैं, ये मिल गई, ठीक है। तो भैया ये बना दिया हमने इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का काम तो ऐसे हो गया, ठीक है ना, कि आप उसको इस तरह से बना देंगे। अब एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आप शुरुआत इसकी कैसे करेंगे, यहां पे लिख लेंगे लेट ए, आप जिसको आपने ए माना है उसको इस तरह से लिख दीजिएगा, ए बी 0 7 C -5 -5 एंड D -4 -2 आर गिवन, है ना। ये पॉइंट्स अपने को गिवन है। तो ये तो हो गया क्वाड्रिलेटरल। अब जो एरिया निकालना है इस एरिया क्वाड्रिलेटरल का, यानी इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास तो चतुर्भुज का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का अपने फॉर्मूला देखा था। तो अपन एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है ना। तो एक पार्ट तो आप इसको इस तरह से बना लीजिए, कैसे, ये इस तरह से बीच में लाइन खींच दीजिए। तो एक ट्राइंगल हो जाएगा आपका ABC और दूसरा हो जाएगा ACD। तो आप यहां पे लिख देंगे क्या, एरिया ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ABC प्लस एरिया ACD। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो ट्राइंगल है ABC, इसके
इसका जो एरिया होगा उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना, मॉड्यूलस x1। अब इनमें से किसी को भी x1 y1 z1 x2 y2 z2 मान लीजिए आप, ठीक है ना, सॉरी x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने मान लिया इसको x1, सपोज दैट आपकी सुविधा के लिए इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं। तो x1 तो यहाँ पर आएगा माइनस का 4, फिर उसके बाद में आएगा y2 माइनस y3। तो सपोज दैट ये रहा आपका x2 और ये रहा y2 थोड़ी देर के लिए। तो x2 y2 अगर आप इसे मानते हैं बच्चों तो y2 माइनस y3 यानी 7 प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 प्लस 5, फिर प्लस x2 का मतलब है 0 के साथ अब जो भी होगा वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद आएगा x3 का मतलब है ये 5, और 5 x3 के साथ में आएगा यहाँ पे ये आया था y2 माइनस y3, ये y3 माइनस y1 और ये y1 माइनस y2। तो y1 की वैल्यू है हमारे पास में y1 की वैल्यू है 5 और y2 की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है 7। तो 5 माइनस 7, तो ये तो हो गया भैया ABC का एरिया, प्लस 1/2 मॉड्यूलस। अब इसके बाद में आप ACD का एरिया निकाल लीजिए। तो आप अब इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए x1 y1 तो ठीक है, इसको मान लीजिए x2 y2। तो x1 की जगह पे वापस आएगा माइनस का 4 और y2 माइनस y3। तो y2 यानी कि माइनस का 2 माइनस y3 का मतलब हो जाएगा ये माइनस का 5 यानी कि ये बन जाएगा प्लस का 5। फिर यहाँ पर आएगा x2, तो x2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में फिर से -4, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए माइनस का 4 और ब्रैकेट में लिखिएगा कितना y3 माइनस y1। तो y3 माइनस y1 तो ये रहा हमारे पास में y3 यानी कि माइनस का 5 और माइनस का y1 यानी कि 5, ये 5 एंड देन प्लस x3 की जो वैल्यू है वो आए हमारे पास में 5, यहाँ पे लिखिए 5 और ये ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारे पास में y1 माइनस y2। तो y1 की वैल्यू है हमारे पास में 5 और y2 की वैल्यू है हमारे पास में माइनस का 2 और ये बन जाएगा +2 और ये क्लोज। अब इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में 1/2 तो पूरे में से कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर फिर मॉड्यूलस, तो ये हो जाएगा बच्चों 7 और 5 12 एंड 12 माइनस 4 तो इट इज -48, 12 चौक 48 बच्चों। ये हो जाएगा 0, ये माइनस करेंगे तो आप माइनस का 2 इंटू +5 यानी माइनस का 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 58 और मॉड्यूलस के कारण ये बन जाएगा प्लस का 58 प्लस 1/2। नाउ लुक एट दैट, ये हो जाएगा 3 और 3 माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये हो जाएगा प्लस का 40, ये प्लस 40 एंड देन यहाँ पर हो जाएगा 7 5 35 तो ये हो जाएगा प्लस का 35। तो बच्चों ये तो हो गया कुल मिलाकर आपके पास में कितना, आप यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 35 माइनस 12 हो जाएगा 23 और 23 और ये हो जाएगा 63, तो ये हो गया प्लस का 63, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 63 बच्चों। अब आप इसको चाहो तो ऐड कर लीजिए, तो दोनों आप ऐड कर लेंगे तो इट इज इक्वल्स टू 1/2, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो 63 प्लस दिस वन, तो आपके पास में आ जाना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 3 और 11 कैरी 1 और 11 और 12 तो ये 12 121/2। तो इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो 121/2 आया है, राइट। इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा बिकॉज थोड़ा मैंने जल्दबाजी में किया है, मेन था आपको कंसेप्ट समझाना और फॉर्मूले का यूज करना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम आप दें, आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिन बिंदुओं को मैंने मिला के 2 ट्राइंगल्स बनाए हैं आप भी उन्हीं को मिला के बनाए, आप दूसरे कोई 2 बिंदु भी मिला के ट्राइंगल्स बना सकते हैं और उनके एरिया को ऐड करके भी आंसर निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा 10.1 का पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया और क्योंकि जो एरिया है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई, ठीक है, क्योंकि लंबाई हमें
किस चीज में दी हुई है ये तो दिया नहीं है, सेंटीमीटर में मीटर में, इसलिए स्क्वायर यूनिट लिख के छोड़ देते हैं। और अब आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find vertices of the triangle. यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड की लेंथ जो है, हर एक साइड की लेंथ 2a है और जो उसका बेस है वो y एक्सिस के अलोंग है और उस बेस का जो मिडिल पॉइंट है वो ओरिजिन पर है। तो हमें उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस फाइंड करने हैं। सिंपल, ये हमारा प्रश्न है। तो अगर आप ध्यान से देखें जो प्रश्न में हमसे उसने कहा है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम मान लें कि ये रहा भैया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक, दिस इज आर वाई एक्सिस, दिस इज आर एक्स एक्सिस, और मान लीजिए कि ये ओरिजिन है और ओरिजिन पर ये रहा उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस, ठीक है ना। सपोज दैट ये 2a लेंथ है तो यहां तक a होगा, यहां तक a होगा, टोटल मिला के 2a हो जाएगा। अब बेस क्योंकि उसका y एक्सिस पर है तो जो तीसरा वर्टाइसिस होगा वो कहां पर होगा, दिस इज अ क्वेश्चन। भाई एक वर्टाइसिस तो ये हो जाएगा है ना, इट इज 0 - a, और एक वर्टाइसिस हो जाएगा इट इज 0, a। अब एक वर्टाइसिस इधर भी हो सकता है क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मान लीजिए हो सकता है एक वर्टाइसिस इधर हो जाए, यूं, मतलब वो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो ऐसा भी बन सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो उसका मुंह इस तरफ हो और वो कुछ इस तरह से बने। तो अब हमें इन दोनों ही कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस फाइंड करने हैं। ओके, तो सपोज दैट बच्चों कि ये हो गया हमारे पास में B और ये हो गया C, ये मान लीजिए A हो गया और ये मान लीजिए A डैश हो गया, है ना। तो सपोज दैट कि हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x, 0 और इसको मान लेते हैं -x, 0, ठीक है ना। जो भी होगा वो माइनस साइन के साथ में इधर भी आएगा, ठीक। अब क्योंकि सभी की जो लेंथ है वो है 2a, तो ये भी हो जाएगा 2a और यहां से लेके यहां तक की लेंथ तो हमें पता नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट, ठीक। अब अगर ये 2a है, ये यहां से लेकर a है, ये पूरा 2a है, अगर ये लेंथ किसी तरह से निकल आए तो अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि यही x है, ठीक है ना। तो हम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में ये मान लेते हैं क्या, लेट या माना y अक्ष पर त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः 0a व 0 - a हैं, ठीक है ना, सिंपल, ठीक है ना। तीसरा अन्य शीर्ष x, 0 माना, ठीक है, ये हमने मान लिया तीसरा। अब हमें बेसिकली ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, आपको देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ABC, क्या लिया है आपने, A, B और C, सॉरी ABC की जगह आप A, B, O ले लीजिए, है ना, O क्योंकि ओरिजिन है तो A, B, O कर लीजिए यहां पर। तो आपको मिलेगा बच्चों इट इज 2a का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास में जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाएगी 3a स्क्वायर, यानी कि आपके पास में जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी a√3, ठीक है ना। इट मीन्स दैट कि जो थर्ड पॉइंट होगा, जो थर्ड वर्टाइसिस होगा वो हो जाएगा a√3। सो देयरफॉर वर्टाइसिस क्या होंगे बच्चों,
पहला तो हो जाएगा बच्चों 0a, दूसरा हो जाएगा 0 -a, और तीसरे के लिए हमारे पास में 2 वर्टाइसेस आएंगे, मतलब एक तरह से ये 2 ट्राइंगल है वास्तव में, तो इट इज +-a√3, 0। तो ये कुल मिला के बच्चों हमारे पास में ये 3 वर्टाइसेस आएंगे, और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो 2 हमने अभी तक किए हैं, ये सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से हमने किए हैं, जिसमें सिंपल लॉजिक आप लोगों को लगाना है, फॉर्मूले यूज करना है। अब मैं आता हूं बच्चों अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमसे वो पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1 y1 एंड Q x2 y2 व्हेन PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस एंड PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं P और Q, उनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। पहली कंडीशन है कि PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, जब PQ जो है वो y एक्सिस के पैरेलल हों। तो लुक एट दैट बच्चों, कंडीशन जो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट है कि P और Q जो है PQ आर पैरेलल टू y एक्सिस। तो जब ये y एक्सिस के पैरेलल होंगे, लुक एट दैट भाई, y एक्सिस ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो PQ है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर ये P है, P है x1 y1 और ये Q है x2 y2, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो डिस्टेंस है y एक्सिस से वो बराबर है। इट मींस दैट कि इसमें जो x1 और x2 है वो वास्तव में बराबर होंगे। तो इफ हम ये कहें कि इफ PQ आर पैरेलल टू y एक्सिस, तो इट मींस दैट इज x1 इज इक्वल्स टू x2। क्या हो जाएगा? x1 इज इक्वल्स टू x2 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो डिस्टेंस है किसके बीच का, P और Q के बीच का, वो डिस्टेंस आ जाएगा PQ इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। सिंपल एज दैट, दिस इज y2 माइनस y1। ओके, और आप यहां पर मॉड्यूलस लगा दीजिए, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो और कुछ नहीं, वास्तव में क्या आ जाएगा, इट इज y2 माइनस y1, क्योंकि x1 और x2 आपस में बराबर हो जाएंगे। और सिमिलरली दूसरी कंडीशन में इफ PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर ये x एक्सिस के पैरेलल हुए दोनों ही पॉइंट्स, ये मान लीजिए कि ये P हो गया, इट इज x1 y1, और ये Q हो गया x2 y2, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, और ये डिस्टेंस होता है y। तो इसका मतलब इसमें ये जो y1 है और ये जो y2 है, यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था x1 और यहाँ पर ये था आपका x2, ये दोनों आपस में बराबर हुए थे। और यहाँ पर आपके पास में क्या बराबर हो जाएगा, y1 और y2, और जैसे ही y1 और y2 बराबर हो जाएगा तो PQ के बीच का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा मॉड्यूलस x2 माइनस x1। सिंपल, इसी फॉर्मूले से आएगा, बिकॉज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो हमने बच्चों 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया, जबकि वो दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, जो रेखा है, अगर वो अक्षों के समानांतर हो, जब वो y अक्ष के समानांतर हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और जब वो x अक्ष के समानांतर हो तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे होंगे, वो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मैं इंग्लिश लिखते समय हिंदी बोलता हूँ और हिंदी बोलते समय इंग्लिश भी बोलता हूँ। तो जो भी मीडियम आपका है, आप उसके अकॉर्डिंग ये जो लैंग्वेज में लिखा हूँ आप उसे अपनी मातृभाषा में लिखेंगे, और अपनी ही मातृभाषा में लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। खासकर हिंदी मीडियम वाले कोशिश करिएगा अपनी ही लैंग्वेज में लिखें, समझें वो दोनों भाषाओं में, लेकिन
आपको लिखना हिंदी में ही है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको पढ़ते पढ़ते ये ज़रूर समझना है कि इंग्लिश में किसी वर्ड, हिंदी में किसी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। जैसे समानांतर को इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं, तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिएगा, है ना, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो ये याद नहीं रख पाएंगे, है ना, कि हिंदी में उसे क्या कहते हैं, लेकिन इंग्लिश हिंदी वाले ज़रूर याद रख लेंगे। तो आप हिंदी मीडियम वालों के साथ में हमेशा ये बेनिफिट रहेगा कि एक एक्स्ट्रा भाषा सीखने का मौका आपके पास हमेशा रहेगा, जबकि वो मौका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के पास नहीं होता है, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर लें वो हिंदी के वर्ड्स नहीं सीख पाएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले सारे वर्ड्स एक दिन सीख जाएंगे। इट्स माई चैलेंज, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, राइट। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखते हुए काम करिएगा, ठीक है, ओके। नॉलेज का भाषा से कोई संबंध नहीं होता है, अपनी मातृभाषा पर हमेशा गर्व करो, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को अपन लोग करते हैं, लेकिन उसके लिए इसको मिटा देते हैं। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष पर बिंदु फाइंड करना है, which is equidistant from the point 7,6 and 3,4, और वो जो पॉइंट है वो इन दोनों ही बिंदुओं से बराबर दूरी पर है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष पे फाइंड करना है वो बिंदु। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में तो आप सबसे पहले मान लीजिए लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो x एक्सिस पे भैया y की वैल्यू 0 होती है, तो हम मान लेते हैं P जो है वो एक पॉइंट है x एक्सिस पे जिसके कोऑर्डिनेट हैं Px, 0, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एंड आप A किसे मान लीजिए, A जो पॉइंट हमें दिया हुआ है उनमें से एक को A मान लीजिए 7,6, और B दूसरे को मान लीजिए, B क्या दिया हुआ है 3,4, ठीक। अब हम यहां पे लिखेंगे सिंस, यानी चूंकि इस तरह से नहीं, PA इज इक्वल्स टू PB, यानी कि PA और PB के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर, स्क्वायर भी उनका बराबर होगा। अब P और A के बीच में दूरी का सूत्र लगा दीजिए, और P और B के बीच में दूरी का सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि ये दोनों दूरियां बराबर थी, प्रश्न में हमसे यही कहा था। तो ये हो जाएगा बच्चों x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर, 0 - 6 का होल स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा बच्चों कितना, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49 प्लस का 36 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस का 16, राइट बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर हमारे पास में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों ओर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, काट दीजिए, बहुत अच्छी बात है। ये है 14, ये है 6 को इधर लाएंगे तो ये रह जाएगा माइनस का 8x, ठीक है ना। ये 49 है, ये है 36, 49 और 36 हो जाएगा हमारे पास में 85। तो उस 85 को आप राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस का 85, और ये है प्लस का 25, तो आप इसको रहने दीजिए प्लस का 25। तो ये माइनस का 8x और ये आपका 85 प्लस 25, तो ये जब माइनस होंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा माइनस का 60, और आपके पास में x बराबर आ जाएगा 60/8, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास में ऊपर आएगा 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, और नीचे हो जाएगा 2। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में 15/2। सो देयरफॉर जो पॉइंट है वो पॉइंट आ जाएगा 15/2, 0। ये आ जाएगा आपका पॉइंट P, जो कि इन दिए हुए बिंदुओं से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा।
मेन था कि आप कॉन्सेप्ट को समझें और फिर उसकी मदद से आगे बढ़ें। तो भैया ये जो पॉइंट था एक्स एक्सिस पे, इसको सही तरीके से लेना था, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो उसको 0 करके लेना। तो ये हमने पॉइंट लिया, ये दो बिंदु मान लिए, इनमें क्योंकि पी ए यानी कि पी से ए की दूरी और पी की बी से दूरी बराबर थी, इसलिए इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। दोनों में दूरी का सूत्र लगाया, वो वास्तव में दूरी का सूत्र है। दूरी के सूत्र में वैसे स्क्वायर रूट आता है, लेकिन आपने पहले ही स्क्वायर लगा दिया तो वो स्क्वायर रूट हट गया अपने यहाँ पे, ठीक है ना। और देन इसके बाद में हमने जो भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था वो लगा दिया, और उसके बाद में पूरी कहानी आपके सामने लिखी हुई है। अगर इसमें कुछ टेक्निकल या माइनस प्लस की गलती हो तो प्लीज उसे नजरअंदाज मत करिएगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी जल्दबाजी में हमसे ये गलती हो जाती है, ठीक, आखिर हम भी इंसान हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड B। यानी कि हमें उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो कि ओरिजिन से गुजरती है और साथ में A और B के मध्य बिंदु से गुजरती है, ठीक, मतलब वो उन दो बिंदुओं को मिलाती है। which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो भैया कि A और B का मध्य बिंदु फाइंड कर लो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम कि A व B का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु P हम लोग मान लेते हैं, मध्य बिंदु आप लिख दीजिएगा P, और यहाँ पर लिखिएगा आप 0 + 8 अपॉन 2 कॉमा -4 + 0 अपॉन 2, यानी कि ये आपके पास में आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा -2। तो भैया ये पॉइंट तो आ गया P, क्या आ गया, ये आ गया पॉइंट P, A और B का मध्य बिंदु। अब नाउ स्लोप ऑफ लाइन passing through origin and P। तो पॉइंट P और ओरिजिन का मतलब तो 0 0 होता है, और P आपके सामने लिखा हुआ है 4 - 2। तो भैया ओरिजिन मतलब x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो स्लोप होगा यानी कि m होगा वो होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 आपके सामने लिखा हुआ है -2 और 0 है आपका y1 और x2 लिखा हुआ है 4 और माइनस ये 0। तो आंसर फाइनली आपके पास में जो आने वाला है वो आने वाला है -1/2। So the slope of the line which passes origin and the midpoint of AB is -1/2। तो ये भैया आ गई उसकी प्रवणता या स्लोप, हिंदी में इसको प्रवणता कहेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे समाप्त हुआ। मुख्यतः बच्चों प्रश्न को समझने पे ध्यान दीजिएगा, भाषा पे ध्यान दीजिएगा कि लिखा क्या है। अक्सर जल्दबाजी में हम प्रश्न को ही सही से नहीं पढ़ते हैं और फिर उत्तर ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रश्न को हल करने की पहली सीढ़ी ही है कि आप प्रश्न को अच्छे से समझें, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए इत्मीनान से। प्रैक्टिस में इत्मीनान से पढ़ेंगे तो पेपर में एक बार पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। अब भैया उसने 3 पॉइंट्स हमें दे दिए हैं, ठीक है ना, और हमें ये बताना है कि ये जो तीनों ही पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अब हम इसको कैसे बताएं, तो बहुत आसान है भैया। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एटलीस्ट नहीं,
a angle of a triangle should be 90 degree, then the triangle is called right angle triangle. ठीक है ना, एटलीस्ट तो मतलब कह नहीं सकते, बिकॉज एक ट्राइंगल 90 का होगा तो बाकी दो तो उनमें से कोई दूसरा तो 90 हो ही नहीं सकता, एक ही हो सकता है 90, बाकी तो फिर कम कम के होंगे। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? सबसे पहले तो आप इसको सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को आप मान लीजिए कुछ, ठीक है ना। सबसे बढ़िया कि लेट आप लिखिएगा, माना ए आपके पास में कौन पॉइंट दिए हैं 4 4, बी मान लीजिएगा आप दिया है आपको, आई थिंक जहाँ तक मुझे दिख रहा है सेकेंड पॉइंट 3,5 है, तो ये 3,5 मान लीजिए, और सी मान लीजिएगा -1 -1। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों पॉइंट्स अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो किन्हीं दो साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और दो साइड्स का जो स्लोप है m1 और m2 उनका मल्टीप्लाई अगर -1 आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो अब उसके लिए हमें करना, तो 3 पॉइंट्स तो बच्चों हमने मान लिए हैं। अब हम लोगों को करना क्या है? अब हम लोग एक काम करते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि ये ट्राइंगल के साइड्स हैं, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी, है ना। ए बी का स्लोप अगर हम निकालें तो इट इज 5 - 4, 5 - 4 यानी कि y2 - y1 अपॉन 3 - 4 यानी कि x2 - x1, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 1 आ गया बच्चों ये हमारे पास में, ठीक है ना, राइट। अब अगर हम इसी तरह से AC का स्लोप निकालें तो AC का स्लोप हमारे पास में कितना आएगा? वो हमारे पास में आएगा y2 यानी कि -1 माइनस y1 यानी कि -4 अपॉन x2 यानी कि -1 अपॉन माइनस x1 यानी कि -4। सो दिस इज इक्वल्स टू -5 अपॉन -5 यानी कि 1। और अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी वैल्यूज आ गई हैं -1 और 1। तो लुक एट दैट, ये है स्लोप AB का, ये है AC का। नाउ AB स्लोप मल्टीप्लाई AC स्लोप इज इक्वल्स टू -1 × 1 इज इक्वल्स टू -1, यानी कि एक तरह से m1 × m2 इज इक्वल्स टू -1 आ गया है। और अभी थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा था कि जब दो लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आ जाए तो वो दोनों लाइंस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती हैं। इट मींस दैट दिस इंप्लाइज दैट कि AB इज परपेंडिकुलर टू AC, और जैसे ही आप ये दिखा देते हैं कि AB और AC आपस में लंबवत है, वैसे ही आप ये कह देते हैं कि ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें दो रेखाएं एक दूसरे से लंबवत हैं। अब बाई चांस मान लीजिए कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता, तो फिर हम भैया हमने अभी AB निकाला, AC निकाला, हम फिर BC निकाल के देख लेते। तो हो सकता है कि AB और BC एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम ये भी करके देख सकते थे, ठीक है। लेकिन हमारा काम AB और AC से ही हो गया, तो फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 आ रहा था, ठीक। तो ये काम अपना हो गया, और ये दोनों ही लाइंस विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर प्रूफ हो गई, और इनकी मदद से ट्राइंगल ABC यानी इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ हो गया। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इट मींस दैट कि एक रेखा का स्लोप हमें फाइंड करना है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, जो कि y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बना रही है 30 डिग्री का एंगल, और उसको जो मेजर किया गया है वो एंटी क्लॉकवाइज किया गया है। इट मींस दैट कि अगर मैं 7th क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो इस 7th क्वेश्चन में जो ये तो हो गई भाई अपनी पॉजिटिव y एक्सिस, ये हो गई पॉजिटिव x एक्सिस।
वो हमसे ये कह रहा है कि भैया ये है वो लाइन, ठीक है ना, दिस इज द लाइन जो कि पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका जो एंगल हो जाएगा वो 90 प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस कितना है भाई, 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री। तो देयरफॉर स्लोप, तो स्लोप कितना होगा बच्चों, स्लोप यानी कि m इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan थीटा यानी कि tan 120 डिग्री, और tan 120 डिग्री की वैल्यू होती है, आई थिंक दिस इज, आप इस tan में यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, आप tan 120 को लिख सकते हो 90 प्लस 30। तो tan 90 प्लस 30 कितना होता है भैया, tan 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे हम लोग, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, tan cot में बदल जाता है। तो आप इसको कर दीजिए cot, ठीक है ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्योंकि tan नेगेटिव होता है तो ये माइनस का cot 30 डिग्री आ जाएगा, और cot 30 डिग्री का होता है -1/tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो ऊपर जाके हो जाएगा ये माइनस का √3। तो हमारे पास में उस लाइन का जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, जो कि y एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री एंगल बना रही थी, वास्तव में वो पॉजिटिव x एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल बना रही थी, क्योंकि जो y एक्सिस है वो पॉजिटिव x एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल पर, तो 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 120। तो हमारे पास में जो स्लोप आएगा वो आएगा tan 120 डिग्री, और tan 120 डिग्री की वैल्यू होती है -√3। तो दिस इज द स्लोप एंड आंसर। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने 7th प्रश्न भी कंप्लीट किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं और पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। 3 बिंदु दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये x के किस मान के लिए संरेख हैं। तो हम लोग यहाँ पे इनको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लुक एट दैट, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में माना। तो माना सबसे पहले बिंदु को नाम दे देते हैं x, -1, b नाम दे देते हैं हम 2, 1 और c नाम दे देते हैं 4, 5 को, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज a, b एंड c, सॉरी, चूंकि a, b व c संरेख हैं, कोलिनियर हैं, ठीक है ना, कोलिनियर हैं, राइट, संरेख हैं यानी कोलिनियर है, तो इसलिए स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AC रहेगा। यानी AB का स्लोप यानी AB की प्रवणता और AC की प्रवणता बराबर होगी, क्योंकि ये संरेख है। तो ऐसा होने से हमें क्या मिलेगा, अब AB की प्रवणता कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 1 -(1/2 x) बराबर AC का स्लोप कैसे निकालेंगे, AC का स्लोप निकालेंगे हम लोग 5 + 1/x, सॉरी 4 - x, ठीक है ना, लाइक दैट। तो 4 - x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, और तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4, ये तो हो गया 2, तो इट्स 2 × 4 - x इज इक्वल्स टू 6 × 2 - x, right, and this is equals to 8 - 2x is equals to 12 - 6x। तो हमारे पास में आ गया बच्चों कितना, हमारे पास में आ जाएगा ये 6x माइनस दिस, तो ये 4x और 12 उधर जाएगा बच्चों और -8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास में फिर 4x आ जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ जाएगा, क्या कहते हैं,
सॉरी यहाँ पर केवल 4 आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1। तो x इज इक्वल्स टू बच्चों जब 1 होगा तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है ना, राइट, क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। तो ये इसका आंसर आया 1। अब आते हैं 9th प्रश्न की ओर। 9th में लिखे हैं 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, और हमें बताना है कि ये चारों पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम के शीर्ष हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये हमें सिद्ध करना है। लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें स्लोप का इस्तेमाल करना होगा बेसिकली। तो बहुत ही आसान है, आप ये 4 पॉइंट्स ले लीजिए, ठीक है ना। आप इनको एक काम करिए, एक पैरेललोग्राम पर इस तरह से लिख ही दीजिए। पहला पॉइंट आप ले लीजिए 2, -1, 2, -1, यानी -2 -1 है बेसिकली, इसको आप a नाम दे दीजिए। b नाम दे दीजिए क्या, 4, 0, 4, 0। c नाम दे दीजिए 3, 3, ये c नाम दे दीजिए 3, 3, और d नाम दे दीजिए -3, 2, ठीक है ना, -3, 2, ये d नाम दे दीजिए -3, 2। अब आप सिंपल, आपको शो करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, तो आप एक काम करिए, आप AB का स्लोप निकालिए, ठीक है ना। स्लोप AB इज इक्वल्स टू, तो AB का स्लोप निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 -1, यानी कि 0 + 1 अपॉन 4 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/6, ठीक। फिर आप इसी तरह से CD का स्लोप निकालिए, यानी कि स्लोप CD, ठीक है ना। तो CD का जब आप स्लोप निकालेंगे बच्चों, तो आपके पास में कितना आएगा, आपके पास में आएगा 3 - 2, तो इट्स 3 - 2 अपॉन में 3 + 3, तो ये 3 + 3 यानी 1/6। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB इज पैरेलल टू CD, इसे आप 1 मान दे दीजिए, ठीक। मतलब AB और CD आपस में पैरेलल हैं। आप इसी प्रकार आप आगे क्या करेंगे, इसी प्रकार आप आगे ये, अब आप BC का स्लोप निकालिए, स्लोप BC। तो BC का जब आप स्लोप निकालेंगे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, y2 - y1, यानी 3 - 0 अपॉन 3 - 4, तो ये हो जाएगा बच्चों -3। फिर आप स्लोप निकालेंगे किसका, आप स्लोप निकालिएगा फिर DA का। तो DA का स्लोप जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास में 2 + 1 अपॉन -3 + 2, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास में -3। तो इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकला, इन दोनों से निष्कर्ष निकला कि BC इज पैरेलल टू DA, है ना, इसको नाम दे दीजिए 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि लुक एट दैट, कि आपके पास में जो 4 पॉइंट्स दिए थे उनसे आपने 4 साइड्स बनाई, AB, BC, CD और DA। तो आपने देखा कि AB और CD पैरेलल हैं, और उसी तरह से BC और DA पैरेलल हैं। तो किसी भी चतुर्भुज में अगर आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लुक एट दैट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय 1 and 2 ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है ना, मतलब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सिंपल, ये इस तरह से आपको सिद्ध करना था विद द हेल्प ऑफ स्लोप, ठीक। अब उसने कहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। तो लुक एट दैट, उसने कहा कि एंगल बिटवीन x एक्सिस, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि x एक्सिस को एक लाइन मान लें, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, वास्तव में स्लोप ऑफ x एक्सिस। तो x एक्सिस को अगर लाइन माने तो उसका स्लोप होना चाहिए ना, तभी तो 2 लाइंस के बीच का एंगल निकल पाएगा। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस हमारे पास में क्या होता है, m, इसको हम लोग अगर m1 माने तो स्लोप ऑफ x एक्सिस होता है हमारे पास में 10
0 डिग्री, बिकॉज x एक्सिस का x एक्सिस से एंगल 0 डिग्री होता है, तो m1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब उसने जो दूसरी लाइन कही थी, तो दूसरी लाइन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली है, तो स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं भाई? पॉइंट्स हैं 3, -1, 3, -1 एंड -4, -2। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की स्लोप क्या होगी? m2 इज इक्वल्स टू -2 y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो दिस इज इक्वल्स टू -2 + 1, तो -2 + 1 अपॉन 4 - 3 यानी कि 1, यानी कि आ जाएगा -1। तो हमारे पास में जो सेकेंड लाइन है उसका स्लोप आ गया है -1 और पहली लाइन का था 0। सो देयरफॉर एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड लाइन is equals to tan theta is tan theta is equals to modulus m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. This is equals to, look at that, m1 की वैल्यू है 0, m2 की वैल्यू है -1, तो ये बन जाएगा +1, और 1 प्लस m1 की वैल्यू है 0 इंटू ये हो जाएगा -1, यानी कि फाइनली 0 ही होना है। और हमारे पास में ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, यानी कि 1। तो हमारे पास है बच्चों यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू आ गया है 1। तो इट मीन्स दैट अगर हम इसे +1 और -1 लेते हुए करें तो हमारे पास में मॉड्यूलस हटाने के बाद में, तो हमारे पास में tan थीटा इज इक्वल्स टू आ गया है +-1। इट मीन्स दैट कि जो थीटा है वो आएगा हमारे पास में π/4 और π/4 और π-π/4, यानी कि 3π/4, ठीक है ना। यानी कि या तो वो एंगल 45 डिग्री होगा या फिर वो एंगल 135 यानी कि 3π/4 होगा। तो मेनली हमें यह समझना था कि भाई tan थीटा में किस एंगल के लिए वैल्यू 1 आती है या -1 आती है। तो जब π/4 होता है थीटा तो +1, और जब 3π/4 होता है तो -1। तो दो एंगल्स यहाँ पे हमारे पास मिल गए हमें इस तरह से। तो कुल मिला के बच्चों बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और कंफ्यूजन्स नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है, जो कहा है वो करते जाओ, खुले दिमाग से करते जाओ, है ना। जो शब्द हैं उनको समझो कि उनके पीछे का लॉजिक क्या है, उनके पीछे की नॉलेज क्या है, वो नॉलेज अपने आप समझते जाओगे, क्वेश्चन यूं 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 बनते जाएंगे, ठीक है। नाउ मैं अब अगला प्रश्न पढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें लिखा है द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, यानी एक रेखा की प्रवणता एक अन्य रेखा की प्रवणता से दुगनी है, ठीक है ना। इफ टेंजेंट ऑफ अ एंगल बिटवीन देम इज 1/3 फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन, यानी कि उनके बीच में जो टेंजेंट है यानी कि tan थीटा है वो दिया हुआ है 1/3। टेंजेंट ऑफ अ एंगल बिटवीन देम इज 1/3, यानी कि tan की जो वैल्यू है उन दोनों के बीच के जो एंगल की वैल्यू है tan वैल्यू वो 1/3 दी हुई है, तो उनके स्लोप्स हमें फाइंड करने हैं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आइए इसको करते हैं। तो बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 11 में हमें मान लेते हैं कि यस let 11 let the slopes are m and 2m। भाई एक रेखा का m मानेंगे तो दूसरी का दुगना यानी कि 2m हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/3 दिया हुआ है, ये हम लोगों को दिया है एंगल बिटवीन उन दोनों के बीच के एंगल की tan थीटा
इज इक्वल्स टू 1/3 वेयर थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन लाइंस। ठीक है ना, ये हमको था। ठीक है ना, स्लोप्स आर राइट, ये भी हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होता है। ठीक है ना, सिंपल एज दैट। तो ये मॉड्यूलस यहां पे आप लगा लीजिए राइट। अब tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 1/3 और m1 में से आप इसे मान लीजिए m1 और इसे मान लीजिए m2। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ही हमने ग्रेडियंट्स लिया था लाइंस की अलग अलग। तो यहां पर लिख दीजिए आप m, यहां पर लिख दीजिए 2m अपॉन 1 प्लस m और ये 2m, ये मॉड्यूलस। एंड दिस इज इक्वल्स टू ये 1/3, दिस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का m और यहाँ पर हो जाएगा ये 1 प्लस m स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर, सॉरी इट्स नॉट m स्क्वायर, इट्स 1 प्लस 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर। ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अब ये मॉड्यूलस साइन जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगेगा, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है ना, तो हमें जो चीज यहाँ पे मिलने वाली है इस मॉड्यूलस के कारण, इसको आप चाहो तो प्लस बना दो। ठीक है ना, यानी इसको आप लिख दो इस तरह से, प्लस माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है ना। अब लुक एट दैट, जब आप प्लस का साइन लेंगे तो आपके पास आएगा 1/3 इज इक्वल्स टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, यानी कि ये इस तरफ जाएगा तो इट इज 2m स्क्वायर, ये 3m इस तरफ आके माइनस का 3m बन जाएगा और ये प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में एक एक्सप्रेशन बनेगी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो जहां तक मेरा ख्याल है आपके पास में दो फैक्टर्स बनेंगे और वो जो दो फैक्टर्स होंगे वो कुछ इस तरह से बनने चाहिए। ओके, पहला फैक्टर बनेगा आपके पास में आई थिंक इट इज 2m राइट, 2m राइट, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 2m माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देख लेते हैं, ये 2m स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2m हो जाएगा, ये माइनस का m और ये प्लस का 1, सही है। तो यहाँ से आपके पास में m की दो वैल्यूज हो जाएंगी, एक आएगा 1 और एक आ जाएगा 1/2। तो ये यहाँ से बच्चों आपके पास में m की दो वैल्यूज आ गई, 1 और 1/2। ठीक है ना, तो एक आधी है और एक उससे दुगनी है। ठीक है, चलेगा। और अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन लें राइट, मतलब ये माइनस साइन ले लें, तो हमारे पास में जो कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ ऐसा मिलेगा। माइनस का साइन लेने से 1/3 माइनस का m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस का 3m और प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ इस तरह से बन जाएगी 2m प्लस 1 और m प्लस 1 बराबर 0, यानी कि m बराबर आएगा माइनस का 1 और माइनस का 1/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये दो आए हैं m की वैल्यूज। सो आपका जो आंसर है उस आंसर में आपके पास में दो सेट्स आए हैं स्लोप्स के, एक है ये 1, 1/2 और एक है -1 और -1/2। सो आपका जो आंसर है उसमें जो लाइंस की प्रवणताएं होंगी वो होंगी 1 एंड 1/2 और -1 एंड -1/2। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक दूसरे की आधी है या दूसरी पहले की दुगनी है। तो ये आपका सेट ऑफ आंसर रहेगा और यही प्रश्न में हमसे उसने कहा था बच्चों। ठीक है ना, तो ये आपका ये वाला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड h k इफ स्लोप ऑफ लाइन इज m शो दैट k माइनस y1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उसने कहा भी है कि दो पॉइंट्स हैं और एक लाइन उन दोनों पॉइंट से
पास हो रही है और स्लोप ऑफ द लाइन m है। तो इसमें तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। बाय डेफिनेशन ऑफ स्लोप m इज इक्वल्स टू होता है बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इस पर्टिकुलर केस में जो आपका है इस क्वेश्चन में जो x1 y1 तो x1 y1 है और x2 y2 का काम h और k कर रहा है। तो आप y2 की जगह पर लिख दीजिएगा कितना k, तो ये आ जाएगा k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू h माइनस x1। और जहां तक मेरा ख्याल है कि यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना, ये प्रूफ, ठीक है, सिंपल, आपको ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाना था। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है सिंपल डेफिनेशन यूज करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा बच्चों, कुछ भी दम नहीं है इस प्रश्न में। 13 क्वेश्चन जो है, इफ 3 पॉइंट्स h, 0, a, b और 0, k lie ऑन अ लाइन, मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही रेखा पर हैं, मतलब ये कंडीशन है। इस तरह से एक लाइन है और उसके ऊपर ये तीनों पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है h, 0, राइट, दूसरा पॉइंट है a, b और तीसरा पॉइंट है 0, k। तो ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर हैं तो कोलीनियर होंगे, और कोलीनियर होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्लोप की डेफिनेशन यूज कर लेनी चाहिए, सिंपल सा, मैं तो यही कहूँगा। तो आप इसको मान लीजिए a पॉइंट, इसको मान लीजिए b पॉइंट और इसको मान लीजिए c। तो आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a, b व c बिंदु संरेख हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, सो दिस इंप्लाइज दैट कि स्लोप ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ ए सी, यानी ए बी की प्रवणता बराबर होगी ए सी की प्रवणता। तो ए बी की प्रवणता के लिए ए बी में प्रवणता का सूत्र लगाइए, y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 0 अपॉन a माइनस h बराबर ए सी का स्लोप यानी कि y2 माइनस y1 यानी कि k माइनस 0 अपॉन 0 माइनस h क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, इसका इधर कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये तो हो जाएगा आपके पास में बी एच माइनस का, तो इट्स माइनस का बी एच इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ए के और ये हो जाएगा माइनस का एच के। तो एच के को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये बन जाएगा ए के प्लस बी एच इज इक्वल्स टू एच के। अब एच के का दोनों और डिवाइड कर दीजिए, तो ए के डिवाइड बाय एच के प्लस बी एच डिवाइड बाय एच के इज इक्वल्स टू एच के डिवाइड बाय एच के। लिखिएगा ज़रूर यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे ये के से के कट जाएगा तो ए अपॉन एच आ जाएगा, यहाँ पर एच से एच कट जाएगा तो बी अपॉन के आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कोलिनियरिटी की कंडीशन थी उसका इस्तेमाल करिए, स्लोप का कंसेप्ट लगाइए और जो कंडीशन बन रही थी उसको रिजॉल्व करिए, एच के का दोनों डिवाइड करिए, जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। उसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ में एक पॉपुलेशन ग्राफ है वास्तव में वो, और ईयर बाय ईयर आपको पॉपुलेशन दी हुई है, जैसे कि find the slope of the line AB and using it find what will be the population in year 2010। आपको एक रेखा के रूप में पॉपुलेशन ग्राफ दिया हुआ है और 1985 में पॉपुलेशन 92 करोड़ और 1995 में पॉपुलेशन 97 करोड़ दी हुई है, और आपसे पूछा है कि जो पॉपुलेशन है वो 2010 में कितनी होगी, ठीक है ना, ये आपसे उसने पूछा है, ठीक है ना। तो 2010 में पॉपुलेशन कितनी होगी ये हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो इट्स क्वाइट इजी, हम लोग मान लेते हैं कि जो 2010 में पॉपुलेशन है वो होगी कितनी,
लेट अस कंसिडर इट इस तरह से। तो लुक एट दैट, मैं पूरा ग्राफ तो नहीं बनाऊंगा, आपको 1985 में 92 करोड़ दी हुई है पॉपुलेशन, और फिर ये ए पॉइंट दे दिया है ना, फिर ये बी पॉइंट आपको दे दिया है इसमें 1995 में 90 कितनी है 97 करोड़, और फिर आपसे उसने एक पॉइंट है सी, सी में 2010 में पॉपुलेशन पूछी है। मान लेते हैं कि वो पॉपुलेशन जो है वो है y, सपोज दैट द पॉपुलेशन इज y, उसको आप y मान लीजिए, ठीक है ना। तो क्योंकि ये तीनों जो है पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, तो तीनों कोलिनियर होंगे फिर, ठीक है ना। तो कोलिनियर होंगे तो हम उसी कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट पॉइंट C indicate population in 2010, ठीक है ना, 2010 कॉमा y, ठीक है ना। इंडिकेट पॉपुलेशन, या फिर हम एक काम करते हैं कि लेट आप पॉइंट C इज इसको 1990 सॉरी इसको मान लीजिए आप 2010, और y वेयर आप चाहो तो लिख दो यहाँ पर वेयर y इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन इन ईयर इन 2010, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज A, B एंड C आर कोलिनियर, ये तीनों कोलिनियर हैं, सो स्लोप, वही जो हम लोग कॉन्सेप्ट अभी तक लगा के आए हैं, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AC, ये तीनों दोनों के स्लोप बराबर होंगे। तो AB का स्लोप कैसे निकालेंगे, AB का स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1, यानी कि 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985 इज इक्वल्स टू, फिर आएगा y माइनस 92, तो y माइनस 92 यानी कि y2 माइनस y1, और फिर 2010 माइनस 1985। सिंपल, दोनों स्लोप बराबर होने चाहिए अगर ये तीनों कोलिनियर हैं और एक ही लाइन पर हैं तो लुक एट दैट, ये तो हो जाएगा हमारे पास में 5, ये हो जाएगा हमारे पास में 10, ये हो जाएगा y माइनस 92 अपॉन ये इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारे पास, आई थिंक दिस इज 25, ठीक, ये 10 और ये यहाँ पर 15, तो ये 25, तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ पर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा कितना, इट इज 125 एंड दिस इज 10y माइनस 920, तो ये हो जाएगा बच्चों 10y और 120 और 920 को आप ऐड करेंगे बच्चों, तो आई थिंक इट इज, आप जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 और ये हो जाएगा आपके पास में 2 और 2 4 और 9 और 1 हो जाएगा 10, तो इट्स 1045, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू आपके पास में 1045 अपॉन 10, यानी कि 104.5 करोड़, यानी कि y की जो वैल्यू है वो 104.5 करोड़ आ जाएगी, करोड़, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों जो 2010 में पॉपुलेशन है वो 104.5 करोड़ होगी। ओके, तो ये तो एक आंसर हुआ, साथ में उसने स्लोप भी कहा था इस लाइन का, तो एक काम करिएगा आप स्लोप यहीं पे निकाल दो। ओके, स्लोप ऑफ AB, तो आपको दिख रहा होगा कि स्लोप ऑफ AB वास्तव में 5/10 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 5/10 यानी कि 1/2 लिख देता हूँ। तो ये एक और चीज है, बिकॉज दो चीजें उसने कहा था, स्लोप ऑफ द लाइन एंड पॉपुलेशन इन 2010, तो दोनों ही चीजें बच्चों हमने यहाँ पे निकाली। नाउ बच्चों ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हुई और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इसके जो बेसिक से हमने शुरू किया था और इस पूरी एक्सरसाइज को जो हमने किया आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई कमजोरी या कमी रह गई हो तो आप हमें ईमेल के माध्यम से या
हमारा जो कमेंट बॉक्स है इस वीडियो के नीचे, उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। राइट, हम जल्दी अगली एक्सरसाइज के साथ में और आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आप इन वीडियोस की मदद से अपना कोर्स को कंप्लीट करते रहिए, साथ ही अपने साथियों और मित्रों को बताइए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जनवरी एंड तक 11th का पूरा कोर्स अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, ताकि आपको किसी कोचिंग या किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े, आप स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें। हम जल्दी आपसे मुलाकात। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।